नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी खबर लखनऊ से है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। पत्र में चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सर्वे का जिक्र किया है। वहीं तीसरी खबर छठ पूजा की है। बिहार यूपी में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसके कारण ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। चौथी खबर की बात करेंगे, जो कि मथुरा से सामने आ रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। बात करें चौथी खबर पांचवी खबर की, तो प्रधानी के रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव फायरिंग हो गया है, जिससे छत पे खड़ी महिला गुड्डी देवी की मौत हो गई। और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि आज गुरुवार को मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हादसे के 5वें दिन आज सुरंग में ड्रिलिंग और राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मजदूरों से संवाद भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितना ज्यादा हो सके सुरंग में फंसे श्रमिकों से संवाद बनाए रहे। सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और उत्तरकाशी टनल हादसे में सुरंग में फंसे एक मजदूर महादेव का बातचीत का ऑडियो सामने आया, जिसमें महादेव ने कहा है कि मैं और मेरे सभी साथी सुरक्षित है। उत्तरकाशी सुरंग के अंदर से आवाज आई, मुझे बचा लो। बोलो तुम्हार घरे कोई दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक আছে চিন্তা নাই করে বলবো কো তুমি নিজে কো বলি দিও বনুকে তোমার ঠিক আছে বলি করে বলাছো দাদা বলো বলাছো বাবা हट। अभी कैंथुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभी मुख्यमंत्री को हमने सुना था, उनका कहना है कि मशीनें स्थापित कर दी गई है। कुछ ही देर का वक्त बचा है जब सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। क्या चल रहा है मौके पर, क्या अपडेट देंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की कोशिश तो यही है कि जो टनल के भीतर 40 मजदूर फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो टनल के भीतर की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से जो रेस्क्यू टीम में जुटी हुई जो एजेंसियां वो भली भांति वहां पर वाकिफ हो रही है। और गुजरता वक्त ये कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। जो मजदूर टनल के भीतर फंसे हैं उनके सब्र का बांध भी टूटने लगा है। और हालात इस तरीके के उपज रहे हैं कि जो रेस्क्यू अभियान में जो एजेंसियां जुटी हुई है उनके भी पसीने अब छूटने लगे हैं, क्योंकि जो ऑगन मशीन वहां पर लाई गई थी, जो हिम पाइप अंदर भेजे जाने थे, अभी तक उसमें सिर्फ सफलता इतनी मिल पाई है कि 6 मीटर का एक जो लंबा पाइप होता है उसको ही वहां पर अंदर ड्रिल करने का काम किया गया है। ऐसे 10 पाइप और वहां पर स्थापित किए जाने हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिन पाइपों को अंदर भेजा जाना है वो एक सीरीज में पाइप वहां पर जाएंगे, यानी एक ही लाइन में वो पाइप वहां पर जाएंगे। अगर ऐसे में कोई भी एक बीच का पाइप या शुरुआती जो पाइप अगर कोई भी अपनी दिशा हल्की सी भटकता है तो फिर वापस रेस्क्यू अभियान को फिर वापस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में जो पाइप अपनी दिशा से भटकता हुआ नजर आएगा वो दूसरी जगह दीवार पर प्रहार करता हुआ नजर आएगा और वो एक नई मुसीबत वहां पर सामने खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो वहां पर रेस्क्यू अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें फूक फूक कर जो एजेंसियां वो अपना कदम वहां पर रख रही है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार, एक्सपर्ट वाली जो राय वहां पर है उसके आधार पर जो काम वहां पर किया जा रहा है उस काम को धीरे धीरे उसको गति देने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अभी वर्तमान में जो स्थितियां वहां पर बनी है उसमें अगला 24 घंटे भी उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए नाकाफी वहां पर कही जा सकते हैं। जो
टनल के भीतर पहुंचे हुए हैं। उन पाइप को यानी रेस्क्यू अभियान में जो पाइप्स वहां पर जाने हैं, उन पाइप्स का अभी तक बिछाने का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया और उसमें अभी भी 24 से 48 घंटे और वहां पर लग सकते हैं। तो आने वाले समय ये कह सकते हैं कि चुनौती भरा वहां पर कहा जा सकता है और गुजरता समय तो वैसे भी ये कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए भी चुनौती वाला है और जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनके लिए भी वहां पर और सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों ही अपने स्तर पर इस पूरे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो शासन के अधिकारी हैं उनके जरिए दिशा निर्देश वहां पर भिजवा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर किया जा सकता है, जो कोशिश एजेंसियां वहां पर कर रही है उन्हें किस तरह की मदद वहां पर दी जा सकती है और किस जो उपकरणों की आवश्यकता है उसको कैसे यहाँ पर भिजवाया जा सकता है। तो प्रशासन उस स्थिति में है कि जो इस समय विशेषज्ञ रेस्क्यू अभियान की जो टीम है वहां पर अपने लिए उपयोगी जो सामान मांग रही है उनको मुहैया कराने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो हालात अभी टनल के भीतर बने हुए हैं वो चुनौतीपूर्ण हालात है। उनसे दो चार होना इस समय एजेंसियों के लिए बड़ा उससे पार पाना एजेंसियों के लिए बड़ी मुसीबत वहां पर साबित हो रहा है, टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जी तो अभी एक बात बताइए, चूंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में टनल बनाने के जो काम है लगातार यहाँ पे दिए जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, तो जो यहाँ पे ठेकेदार है, जो कंपनी है जिनको टनल बनाने का काम दिया जाता है, क्या उनकी पृष्ठभूमि नहीं खंगाली जाती? क्योंकि इस तरीके से अगर लापरवाही निकल के सामने आई है तो न जाने कितने टनल अभी बनने बाकी है, सब में सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही है कि जो मजदूर इस समय फंसे हुए हैं उन मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाए। कोशिश प्रशासन और सरकार की यही है कि जो भीतर जो 40 लोग फंसे हैं मजदूर उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो निर्माणाधीन जो कंपनियां यहाँ पर है, जो काम यहाँ पर टनल बनाने का काम यहाँ पर कंपनियां कर रही है, उनकी तरफ से कई तरह की लापरवाही बरती गई है। खुलासा अब धीरे धीरे यहाँ पर होने लगा है। जो सिलक्यारा जो टनल में जो लापरवाही सामने आई है उसकी बाबत ये कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञों की टीम वहां पर गई थी, जांच कमेटियों की टीम वहां पर गई थी, उन्होंने कई तरीके की अपनी लापरवाहियों को उस जांच में देखने को उन्हें वहां पर मिला है। उस लापरवाहियों पर क्या कुछ अग्रिम कार्रवाई होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार इस समय उन जांच कंपनियों उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर निर्माणाधीन कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर जो मजदूर फंसे हुए उनको बाहर निकालने में जुटी हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इतना जरूर कहा जा सकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत जरूर यहाँ पर दे दिए हैं कि इस तरीके की लापरवाही बरतने वाली जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और उसके लिए केंद्र सरकार से भी जांच की मांग यहाँ पर की जाएगी कि जो केंद्र की जो एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है फिर वो भी अपने स्तर पर तो गति से पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर करें और ऐसी लापरवाही करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी आम व्यक्ति की या और ये काफी जरूरी भी हो जाता है ताकि आगे वाले व्यक्ति को सबक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मदरसों की मान्यता के विषय पर सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सर्वे का किया है जिक्र। इफ्तिखार अहमद जावेद ने पत्र में लिखा, गैर मान्यताएं मदरसों का सर्वे हुए 1 साल हुआ है और बता दें कि उन्होंने लिखा है कि मदरसों की मान्यताओं पर ध्यान दिया जाए। तो लखनऊ से बड़ी खबर है जहां मदरसों के सर्वे को लेकर सवाल उठाए गए हैं और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र लिख के कहा है कि 1 साल हो चुके हैं और ऐसे में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको मान्यताएं दी जाए, उनकी तरफ से कहा गया है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, गैर मान्यताएं प्राप्त जो मदरसे हैं वहां पे कहां से फंडिंग होती है और किस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनको बंद किया गया है और ऐसे में आगे क्या कदम इस लेटर के बाद सरकार उठा सकती है? मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है। साफ तरीके से कहा गया है कि जो मदरसे हैं लगभग 8 साल पहले से उनकी जो मान्यता है वो नहीं की जा रही है, उनको जो है मान्यता की जाए और लगभग जो है 1 वर्ष पहले ही लगभग 8,500 मदरसों का जो सर्वे है वो पूरा कर लिया गया था। उन सभी को
जो रिपोर्ट है वो दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लगभग कहा जा सकता है कि यूपी में लगभग जो है 90 से 95% जो बच्चे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो है कही गई हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं तो उनका साफ तौर से कहना है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की गई है कि जो मदरसा है उसको लेकर के जो पिछले कई सालों से नहीं चलाए जा रहे हैं, जिनकी मान्यता नहीं की जा रही, उन सभी को फिर से जो है चालू किया जाए। लेकिन तमाम सारी जो सर्वे हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई जो सही निर्णय जो है वो नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, उनका साफ तौर से ये भी कहना था कि पीएम मोदी ने एक बात कही थी कि एक तरफ कुरान और दूसरे हाथ में जो है कंप्यूटर होगा लोगों के, और सबका साथ सबका विकास की बात जो है कही जा रही है। उस अब देखना होगा किस तरीके से मदरसों को निर्णय में रखा जाता है, किस तरीके से उनका जो पत्र लिखा गया है, शासन किस तरीके से उस पत्र को लेता है और किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सर्वे हुआ था, सर्वे में बहुत सारे मदरसे ऐसे पाए गए थे तो अवैध तरीके से चल रहे थे, जिनकी जो है कहीं पर डेटा नहीं था, कहीं पर कोई लिस्टिंग जो है उनकी नहीं थी। उन सभी को कहीं ना कहीं बैन बिल्कुल, किया अब गया देखना था। होगा आगे स्टेप क्या कुछ लिया जाता है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बिहार यूपी में छठ पूजा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस मौके पर दूसरे प्रदेशों में रह रहे तमाम प्रवासी लोग अपने घर लौटते हैं। इसकी वजह से देश के सभी बड़े शहरों से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। ट्रेनों में जनरल, ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच का एक ऐसा हाल हो चुका है, जिन लोगों ने पहले रिजर्वेशन करवा भी लिया है उन्हें भी अपनी सीट पर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई भी जोड़ तोड़ लगा के जाना ही है, और ऐसे में रेल प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो काफी भयावह है। जी स्वीटी, यहाँ पर जो है मैं मथुरा जंक्शन पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भीड़ का आलम एक देखने वाला है यहाँ पर। और जो ट्रेनें आ रही हैं, आप ये समझिए कि कुछ लोग उसमें चढ़ पाते हैं वह मुश्किल, और कुछ लोग जो है नीचे उतर जाते हैं, रह जाते हैं। एक अभी ट्रेन निकली थी जिसमें एक बुजुर्ग जो है चढ़ रहे थे, लेकिन वो ट्रेन चलती थी। उसके बाद वो उनको जो है किसी ने चेन पुलिंग करी, किसी यात्री ने, और वह मुश्किल जो है उनको नीचे उतारा गया, क्योंकि अगर वो ट्रेन जो है चलती थी नीचे अगर वो आ जाते तो शायद जो है एक बड़ी दुर्घटना मथुरा जंक्शन पर हो जाती। इसी तरह मैं देख रहा हूँ, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं पीछे कितनी भीड़ लग रही है, पीछे दिखाएं वो कितनी भीड़ लग रही है। और ये ट्रेन ये खड़ी हुई है और भीड़ का आलम आप देखिए। रिजर्वेशन फारूक, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश की वो जानना कहाँ चाहते हैं और पहले से क्या उन्होंने रिजर्वेशन कर रखा था। कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जाना है आपको? तो आपको ट्रेन मिल रही है, रिजर्वेशन है या कौन सी ट्रेन से आप जाएंगे? तो भीड़ को देखते हुए आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, सीट आपको मिल जाएगी, ये बताएं। आप कहाँ से आए हैं, आप बताएं। से आए बद्रीनारायण जाके आए, वापिस हैदराबाद जा रहे तेलंगाना में। कितनी देर से आप यहाँ खड़े हुए? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। कोई ट्रेन आप नहीं मिल पाई है? नहीं मिल पाएंगे, तेलंगाना आएंगा ना। अच्छा, आपका रिजर्वेशन। तो भीड़ का यहाँ पे स्थिति साफ तौर से देखा जा सकता है कि भीड़ का जो आलम है, पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं भीड़ का क्या आलम है। देखिए लगातार भीड़ चली आ रही है और लोगों को जो है जगह नहीं मिल पा रही है, लोग खड़े हैं। अभी हमारी कुछ मध्य प्रदेश के लोगों से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि भीड़ की वजह से हम ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें टिकटगढ़ जाना है। और आप कहाँ से आए? नागपुर से। कहाँ आपको जाना है? नागपुर ही जाना है। तो आपको कौन सी ट्रेन में आपका रिजर्वेशन? तेलंगाना में। आपको मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। इस भीड़ को देखते हुए भीड़ है, पाँव रखने को जगह नहीं है। रेलवे प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे?
ट्रेन राइट टाइम चलनी चाहिए, समय पर चलनी चाहिए, क्योंकि सीटों की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। पार्किंग से लेके तो सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। कितने नंबर देंगे आप रेल प्रशासन को? 10 में से 8। 10 में से 8। यहाँ पर तो साफ कहना है कि 10 में से 8 नंबर देंगे। और दुखी है लोग यहाँ पर, भीड़ की हालात को देखते हुए, भीड़ की स्थिति को देखते हुए लोग यहाँ पर काफी दुखी हैं। अभी एक ट्रेन गई है, उसमें भी यही हाल था। जनरल बोगी मात्र एक लगी हुई है और उसमें भीड़ ऐसी खचाखच भरी हुई है, दिल रखने के लिए जगह नहीं है। लोग जो है उतर रहे हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ अटक जाते हैं, कुछ उतर रहे हैं। यही भीड़ का आलम है। हर साल देखते हैं कि जब पर्व का मौका आता है तब रेल प्रशासन के द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है। इस बार एकदम विपरीत तस्वीर निकल के सामने आ रही है फारूक, और यही कारण है कि एक के बाद इस तरीके के हादसे निकल के सामने आ रहे हैं। रेल प्रशासन की तैयारी यानी कि पुख्ता नहीं थी पहले से। जी, असल में रेल प्रशासन ने घोषणा करी थी कि 1700 ट्रेनें छठ पूजा के लिए और दीपावली पर्व के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन वो 17 ट्रेनों में सीटें होंगी, वो 20 लाख सीटें अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर इतनी सीटें हैं तो ये यात्री तमाम जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, इनको ट्रेन, इनकी कई ट्रेनें छूट जा रही हैं। कहाँ इनके लिए वो 1700 स्पेशल ट्रेन है, वो कहीं अभी नजर आती हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है। और यात्रियों का साफ तौर पे कहना है कि हमारे 4-4 घंटे हो गए हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और तमाम पूरे देश से लोग यहाँ मथुरा और वृंदावन आते हैं दर्शन करने के लिए, भाई दूज पर आते हैं। इसी तरीके से छठ पूजा है, उस पर जो है लोग अपने जाना चाहते हैं, लेकिन अपने घरों पर। लेकिन क्या है कि भीड़ का आलम यह है कि लोग यहाँ पर भीड़ की वजह से उनको ट्रेन नहीं मिल पा रही है, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, बहुत सोचते हैं। एक बच्चा बालक हमारे साथ में खड़ा है, उनसे भी हम बात करेंगे। बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? कहाँ जाना चाहते हैं? आपको ट्रेन मिल रही है? अभी आएगी 5:30 बजे तक। जब हम आए थे तब तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसे करके हम आ तो गए थे। अब देखते हैं कि जाए। अब ऐसा तो लगता है तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। आपने रिजर्वेशन कराया है या जनरल टिकट? जनरल। तो बताइए, जनरल में देखिए, ये सब लोगों का कहना है कि जनरल बोगी में इतनी भीड़ होती है और किस तरीके से हम उसमें जाएं। ऐसे हालात हैं स्थिति कि रेलवे को ये सारी बिल्कुल आलम ये हो चुका है कि अब ब्लैक में टिकट लेके भी जाने को लोग मजबूर हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ूंगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में ईदगाह हाई कोर्ट ने आज अहम सुनवाई हुई है। ये सुनवाई हिंदू पक्ष की याचिका पर हुई, जिसमें मांग की गई थी कि यहां भी कोर्ट कमिश्नर और एसआई सर्वे कराए जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। हालांकि करीब 1 महीने पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये मांग ठुकरा चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इंकार कर दिया था। हिंदू पक्ष की दलील थी कि इससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि क्या ये मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट का रुख जानना जरूरी है। अब इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। शोएब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। शोएब, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला क्या कुछ निकल के सामने आया है और नहीं निकला है तो कब तक आएगा? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब इस पर डिसाइड करेगा कब तक इसका फैसला आएगा। अभी इस बारे में कहबाना जल्दबाजी होगी। हालांकि आर्डर मिलने के बाद पता चल पाएगा कोर्ट कब तक इस पर डिसाइड करेगा। हालांकि जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की डिमांड की गई थी। 3 लोगों को कोर्ट के द्वारा नियुक्त करने की मांग की गई थी, जो इस पूरे मामले की वहां की भौतिक सत्यापन करे और वहां के जो स्थितियां उसको जाने। इसको लेकर के ये पक्ष आया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया, एक लंबी बहस चली। उसके बाद इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा और निर्णय सुनने के बाद ही फिर ये स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या कोर्ट ने इनकी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की जो डिमांड है वो मान ली है, या जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने जो इसका विरोध किया है
उस पर क्या रुख आता है, इसका फिलहाल इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए, अपनी अपनी दलीलें रखे गए उनके वकीलों की तरफ से, और सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्रधानी की रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव, फायरिंग हो गई है। बता दें कि छत पे खड़ी महिला गुड्डू देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने का विरोध किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह, तभी उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास जारी किया और कड़ी मशक्कत के बाद आश्वासन दिया। मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र के लखनपुर गांव का बताया जा रहा है। अतुल यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये पूरा मामला क्या था, पहले तो ये बताइए। जी स्वीटी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव लखनपुर का है, जहां एक पुरानी रंजिश प्रधानी की चुनाव को लेकर चली आ रही थी, जिसके चलते देर शाम जो फायरिंग हुई, फायरिंग होने के बाद काफी देर तक पथराव होता रहा और पथराव के बाद छत पर खड़ी एक महिला को गोली लगने से मौत हो गई। काफी देर तक ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया और काफी ग्रामीण इकट्ठे हुए और सबको उठने से काफी देर तक हंगामा होता रहा। लेकिन मौके पर पहुंचे आसपास क्षेत्र के पुलिस बल और रणविजय सिंह एसपी ग्रामीण ने काफी ग्रामीणों को समझाने के बाद वहीं एक आरोपी को हिरासत में लेने के बाद मामला शांत करा पाया और सबको ग्रामीणों ने उठने दिया। जी पुलिस ने किस तरीके से मामला शांत कराया और क्या पोस्टमार्टम हो चुका है शव का? जी बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, पुलिस ने काफी देर घंटों प्रयास के बाद जब पुलिस ने समझा बुझा के एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, उसके बाद ग्रामीण को शांत हुए और जो शव था, एक महिला का जो शव था, उसको उठने दिया गाँव ने और तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पुलिस ने भेजा। लेकिन कह सकते हैं पूरा मामला ग्रामीणों ने जो पूरा मामला उठाया वो कहीं ना कहीं पुलिस की देरी से पहुंचने का था। ग्रामीण नाराज थे कि जब एक हत्या हो गई उसके बाद पुलिस काफी देर तक नहीं पहुंची ग्राम में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो देरी लतीफी रही उसके कारण ग्रामीण आक्रोशित थे और ग्रामीणों ने काफी देर तक हंगामा भी किया। जी तो ये बताइए कि किन लोगों के खिलाफ और किस धाराओं में केस दर्ज हुई, कितनी संख्या? देखिए, कह सकते हैं कि अभी तक पुलिस ने जो प्राथमिक दर्ज की है वो 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की है और पूरा मामला प्रणाली की रंजिश को लेकर है। गांव के प्रधान है, जो पूर्व प्रधान और जो वर्तमान प्रधान है, उनको आपस में रंजिश चली आ रही थी। प्रणाली की रंजिश को लेकर चुनाव से ही समय से ही रंजिश हो गई थी और लगातार काफी समय के बाद एक छोटी सी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि काफी देर तक पथराव हुआ, गोलीबाजी हुई, फायरिंग हुई। घंटों फायरिंग के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में सन्नाटा फैल गया और काफी ग्रामीण इकट्ठे हो गए। लेकिन ये पहली दफा था या इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई है अतुल? जी कह सकते हैं प्रधानी के रंजिश के बाद छोटी मोटी घटनाएं तो देखने को मिली थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन कल जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक उंगली खड़ा करती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अतुल। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।